हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार। आज अपन मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो डिटेल पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, जैसे कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की दुनिया में आए तो केमिस्ट्री होती क्या है वो पढ़े थे। जैसे कि पूरा एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपन मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसमें होने वाले चेंजेज के बारे में पढ़ते हैं। बोले तो मैटर मतलब पदार्थ, उसके गुण, उसकी संरचना, उसकी बनावट और उसमें होने वाले चेंजेज को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। चलिए, तो बात आती है सर मैटर मैटर आप कर रहे हैं, मैटर होती क्या है, पदार्थ होती क्या है। अब सुनिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर अगर मास हो तो वो स्थान घेरेगा ही घेरेगा। कोई अगर वस्तु है उसमें मास हो, उसको जहां रखेंगे वो स्थान घेरेगा, उसी को मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मतलब ये मार्कर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, इसको जहां भी रखेंगे स्थान घेरेगा ही घेरेगा। इसको ही क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये डस्टर है, इसको जहां भी रखेंगे, इसके अंदर मास है, जहां भी रखेंगे स्थान घेरेगा ही घेरेगा, क्या होगा? मैटर होगा। ओके सर। फिर अपन मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल के अंदर अपन सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़े थे और पूरा डिटेल पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, फिर केमिकल के अंदर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, पहला प्योर सबस्टांस, दूसरा मिक्सचर्स। पहला प्योर सबस्टांस, दूसरा मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है सुनिए, पूरा डिटेल बताते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? ये मान लीजिए आयरन है, क्या है? ये आयरन है, ये आयरन है। आयरन का जब टुकड़ा करते जाएंगे, आयरन का जब टुकड़ा करेंगे, 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 जब इसका सबसे छोटा कण बच जाए, टुकड़ा करते 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 सबसे छोटा कण बचेगा, उसी को एटम कहते हैं। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम कहलाता है। उसी तरह कंपाउंड्स का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आपको डिफरेंस पता चला। जब एलिमेंट का छोटा पार्ट आया उसको एटम कहते हैं, कंपाउंड्स का जब टुकड़ा किए तो सबसे छोटा पार्ट आया उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एलिमेंट्स का छोटा पार्ट एटम होता है, कंपाउंड्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल होता है। एलिमेंट्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में कैसा मॉलिक्यूल? जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, क्योंकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही कंपाउंड्स कहलाता है। एटम और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। कंपाउंड्स कौन कहलाता है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ व सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है सर। इसी तरह मिक्सर्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक होमोजेनस मिक्सर, दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर होता है जो सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हेटेरोजेनस मिक्सर होता है जो सेम नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बोले तो होमोजेनस मिक्सर क्या होता है सुनिए, होमोजेनस जो सेम टाइप से मिलकर बना हो, यूनिफॉर्मली उसमें हो, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो, ठीक है, उसको होमोजेनस मिक्सर बोलते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्मली बोले तो समान रूप से क्या होता है, कैसे मिक्सिंग होता है? देखिए, अपन पानी के अंदर, अपन इसमें हाथ में पानी है, इसमें हम चीनी डाल दिए, इसमें क्या किया? चीनी डाल दिए, तो पानी और चीनी मिक्स होगा, तो पानी चीनी मिक्स होकर के शरबत बन जाता है। बोले तो समान रूप से चीनी पानी के अंदर घुल गया, मिल गया, ठीक है। उसी तरह पानी के अंदर अपन नमक डाल दिए तो कैसा बन गया? पानी के जैसा लिक्विड बन गया। तो इसी को सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनता है। और समान रूप से मिल जाए
तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ लिक्विड क्यों बोलते हैं, आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, क्योंकि सोल्यूट जो है वो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। सॉल्वेंट बोले तो लिक्विड, तो बाद में जो बनता है सॉल्यूशन बनता है। जो मात्रा ज्यादा है वो किसका मात्रा है, सॉल्वेंट का, लिक्विड का। नाम आता है लिक्विड सॉल्यूशन। इसलिए अपन बोलते हैं चीनी और पानी का घोल होमोजेनस मिक्सचर है, समान रूप से मिल जाता है। और देखने से पता चलता है ये चीनी पानी पानी ही है, देखने से पता चलता है चीनी पानी का घोल चीनी पानी घोल है, ठीक है। और बोले थे जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंग जाता है, क्योंकि जब चीनी को पानी में डाले तो पानी जैसा हो गया, नमक को पानी में डाले तो पानी जैसा हो गया, ठीक है सर। हेट्रोजेनस मिक्सर जो समान रूप से ना मिले, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होता है, ठीक है। जैसे कि अपन पानी और तेल को, ऑयल को मिला दीजिए, वाटर एंड ऑयल का मिक्सिंग कभी समान रूप से नहीं मिलता है, पानी और चीनी के तरह नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि बालू, बालू बोले तो सेंड प्लस वाटर, उस दोनों को घोल दीजिए, घोल दीजिए, देखने से ही पता चल जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सिंग है, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सभी पढ़े थे। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। उसका सिंबल क्या होता है, एस होता है, स्मॉल एस होता है। मास का जो ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, उसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। इसलिए अपन बोलते हैं भैया 5 किलो चीनी दीजिएगा, 5 केजी चीनी दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, उसका केजी का मतलब किलोग्राम, उसका सिंबल है किसका, मास का, ठीक है। कोई अगर पूछ दे लेंथ का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो बोलिएगा मीटर होता है, उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है। टेम्परेचर का बोले तो केल्विन होता है, उसका सिंबल क्या होता है, के होता है, ओके सर। और बोलिए तो आप बोलिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। उसका सिंबल क्या होता है, ए होता है, कैपिटल ए होता है, ठीक है सर। और आप बताइए, और आप बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। उसका उसका सिंबल क्या होता है, सी डी होता है, ओके सर। और आप बताइए, और आप बताइए अमाउंट ऑफ सबस्टांस का सिंबल क्या होता है, एम ओ एल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, एम ओ एल ई होता है। कोई पूछे अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एसआई यूनिट क्या होता है, एम ओ एल ई बोलिएगा, मोल होता है। उसका सिंबल क्या होता है, एम ओ एल होता है। वही आज चैप्टर पढ़ेंगे, एम ओ एल ई और एम ओ एल में क्या डिफरेंस है, आज वही सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर कुछ बताए थे प्रीफिक्सेज, कुछ बेसिक यूनिट्स में यूज होते हैं, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब का उसका मतलब उसका कन्वर्जन बताए थे, सब डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 में, जहां से शुरुआत होती है मोल कंसेप्ट, वहां से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में तो हम बेसिक चीज पढ़े थे, बेसिक चीज पढ़े थे, जिसकी जरूरत उतनी नहीं है अपने केमिस्ट्री में, 9th-10th की चीजें थी। तो आज अपन मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। इस लेक्चर को कौन कौन अटेंड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, जो 12th में हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड कीजिए। अगर नीट में क्वेश्चन जो भी आए, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए, वो सब टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, सब टाइप का बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ थ्योरी, नंबरिकल्स खूब 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 कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा, आपको सब बनने वहां उस टाइम में सब क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं एक एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और अपर लेवल तक जाऊंगा। पूरा एनसीईआरटी कवर करूंगा इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर बोले तो इस चैप्टर के अंदर जितना भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना, उस चैप्टर में हर चीज को मैं पूरे डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको आगे जो भी एग्जाम आए, जिस टाइप का भी एग्जाम आए, उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा
तो आप इसके बाद इस लेक्चर को करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगा लीजिएगा, पटना, कोटा, दिल्ली, कहीं का भी, आकाश पताल, एलएन, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगा लीजिएगा, सभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल बन जाएंगे, डीपीपी बन जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर 9th-10th में भी हो, 7, 8, 9, 10 वो भी इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। आगे चल के जब आप नीट की तैयारी 11th क्लास 12th क्लास में जाइएगा तो आपको आसानी होगी, अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा दूसरे टीचर की तरह या किसी हायर लेवल के टीचर की तरह। मैं ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अपर से स्टार्ट करूंगा किसी भी चीज का, नहीं, मैं पूरा जीरो से स्टार्ट करूंगा और उस अपर लेवल तक जाऊंगा, जीरो टू अपर लेवल, ना कि अपर सिर्फ अपर अपर कर रहे हैं, पता चल रहा है दिमाग से बम्फर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। इसलिए मैं पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देख लीजिए, हेडिंग ही मोल कंसेप्ट है, इसके अंदर पूरा एसआई यूनिट्स, इसके टोटल टर्म्स, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल एटम्स कितना होता है, Na क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, अभी पूरा मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट को। मोल कंसेप्ट को सुनिए, इसका एसआई यूनिट्स इन, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेता हूं, सुनिए, इन एसआई यूनिट्स वी रिप्रेजेंट मोल बाय द सिंबल MOL, मोल। एसआई यूनिट्स जो MOLE का होता है, एसआई यूनिट्स जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एसआई यूनिट्स क्या होता था, MOLE होता था, उसका सिंबल क्या होता था, MOL होता था। तो कोई पूछे MOLE क्या होता है, तो आप बोलिएगा SI यूनिट्स होता है, उसका सिंबल क्या होता है, MOL होता है। ठीक है, चलिए अब मोल का डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, कई बार मैं बोला हूं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस बेसिक यूनिट्स है, 7 बेसिक SI यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस भी था, एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस भी था, उसका सिंबल MOL था, उसका SI यूनिट्स MOLE था। तो सुनिए, मोल जो होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन्स एच मेनी एंटिटीज बोले तो बहुत सारे पार्टिकल्स, मेनी एंटिटीज का मतलब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स बोले तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की बात होती है। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। याद रखिएगा, जब केमिस्ट साइंटिस्ट जब लेबोरेटरी में उसको स्टडी कर रहे थे, तो आपको पता होगा एटम को ना देख सकते हैं ना माप सकते हैं, एटम तो बहुत छोटा चीज होता है। तो आप वो क्या किए, क्योंकि आपको पता है तो एलिमेंट्स का जब बहुत टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा 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 टुकड़ा, जब सबसे छोटा कण बचा था उसका, जब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स बचा था, पार्टिकल्स बचा था, उसी को तो एटम बोले थे। सबसे स्मॉलेस्ट को, उसको देख सकते हैं नहीं, उसको माप सकते हैं नहीं, लेकिन केमिस्ट जब लेबोरेटरी में, साइंटिस्ट जब लेबोरेटरी में स्टडी किए, तो उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से उसका मास निकाले थे, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कार्बन के अंदर स्टडी किए थे। C612 कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, इसका मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। एक C614 में होता है, तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है, स्टेबल इन नेचर, नेचर में जो प्रेजेंट होता है ना, C612 होता है। ओके सर, तो इसका 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, जैसे कि C614 हुआ, C612 हुआ, C614 भी होता है। ठीक है, तो इसको अपन स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, जब एटॉमिक नंबर सेम हो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम रखना है, ठीक है, लेकिन अपन जो स्टडी करते हैं तो 12 आइसोटोप ये वाला लेके चलना है, मास नंबर 12 वाला लेके चलना है, ये 14 वाला नहीं लेके चलना, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में कौन होता है, C612 होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसे बोलना है
जो एक मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है जिसके अंदर मेनी एंटिटीज, बोले तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी देखने को मिलते हैं। as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. Okay, सुनिए, term mole in chemistry was coined by the German chemist Oswald. कौन? ओसवाल्ड। ओसवाल्ड साइंटिस्ट जो थे, विलहेल्म ओसवाल्ड, वो टर्म मोल दिए थे। मोल टर्म देने वाले ओसवाल्ड थे। मोल मीन्स हीप, HEAP, हीप, और पाइल होता है, हीप और पाइल होता है। एस नहीं लगाइएगा, एस नहीं लगाइएगा, जैसा लिखा है वही लिखना है, हीप और पाइल होता है, ठीक है। वन मोल जो होता है, वन मोल जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है, एंटिटीज होता है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स बोलिए या मेनी एंटिटीज बोलिए, मेनी एंटिटीज बोलिए, ठीक है। सुनिए, पार्टिकल्स के अंदर अपन ऊपर में लिखे हुए हैं एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी क्या होते हैं? मेनी एंटिटीज होते हैं, बोले तो पार्टिकल्स होते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। इधर देखिए, इसी को 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, ये वैल्यू रट लीजिए। वन मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 के बराबर होता है, ठीक है। इसी को Na बोलते हैं। जहां Na लिखा होगा, जहां Na लिखा होगा वहां इतना समझना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर पार्टिकल्स है तो यहां भी पार्टिकल्स लिख देंगे। पार्टिकल्स में चाहे एटम्स भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वन मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। चलिए, Na क्या होता है? एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलिए या एवोगाड्रोज नंबर बोलिए, ठीक है। एवोगाड्रोज कांस्टेंट होता है Na, ठीक है। वन मोल एटम्स कितना होता है? सबसे पहले बताइए, वन मोल कितना होता है? इतना होता है। यहाँ एटम्स है, यहाँ पार्टिकल्स की जगह एटम्स है, तो एटम्स लगा देंगे। बोलिए, वन मोल कितना होता है? 6 पॉइंट, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे थे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना। आगे क्या है? एटम्स है, एटम्स लगा दिए। दूसरा बोलिए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स हो गया। इसी को Na एटम्स भी बोल सकते हैं, Na एटम्स भी बोल सकते हैं। इसी को 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम होता है, 1 ग्राम एटम ही 1 मोल एटम्स होता है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होता है, Na एटम्स होता है। ये चारों बात एक ही बात, ये चारों बात एक ही बात है। कहीं 1 ग्राम एटम लिखा रहे तो समझ जाइएगा 1 मोल एटम लिखा हुआ है। अगर Na एटम लिखा हुआ है तो Na का मतलब इतना होता है और इतना का मतलब 1 मोल होता है, ठीक है। और देखिए, ये चीज अगर याद हो गया ना, तो जहां जहां एटम्स लगा है वहां वहां मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। जहां जहां एटम्स लगा है वहां वहां आयंस लगा देंगे, तो 1 मोल आयंस का चीज हो जाएगा। तो बताइए, 1 मोल एटम्स, यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सर जी, इस बार मॉलिक्यूल्स क्यों लिखे? क्योंकि यहां मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। 1 मोल का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। बोलिए, इसी को Na मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए आप लोग, अभी नहीं, अभी पूरा पहले यहां तक सुन लीजिए, यहां तक सुन लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिएगा, फिर अपने मन से बनाइएगा, तो आपको अपने अंदर से भी एनर्जी आएगा, समझ आएगा, तो फिर आसानी हो जाएगा। फिर एक साथ पहले सुन लीजिए, फिर नोट्स लिख लीजिए, मैं साइड हो जाऊंगा तब आप लिखिएगा। एक बार पहले अच्छे से सुनिए लास्ट तक, ठीक है। Na मॉलिक्यूल्स, इसी को 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। 1 मोल आयंस के लिए आप ही बोलिए, 1 मोल, 1 मोल कितना होता है? 6.022
6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है तो आयंस लिख देंगे। ठीक है, अगर इतना को Na बोलते हैं तो Na लिख दीजिए। Na आयंस है तो आयंस लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Na को 1 ग्राम आयंस भी लिख सकते हैं, 1 मोल आयंस को 1 ग्राम आयंस भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम आयन लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, देखिए यहां 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 को क्या बोलते हैं? 1 मोल, 1 मोल तो बोलते हैं, 1 मोल ही तो बोलते हैं। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को ही 1 मोल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 मोल क्या है? एटम है, तो 1 मोल एटम लिख लीजिए, 1 मोल एटम्स लिख लीजिए। इसी को अब बोलिए 1 मोल एटम्स को ही दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? Na एटम्स लिख सकते हैं, Na एटम्स लिख सकते हैं। इसी को और क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम एटम्स लिख सकते हैं, 1 ग्राम एटम लिखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? नो सर। एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 मोल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 मोल? तो 2 मोल का वैल्यू कितना होगा? आपको पता है 1 मोल का वैल्यू इतना होता है, तो 2 मोल का वैल्यू 2 से गुना कर दीजिए। सुनिए, तो इसको क्या करेंगे? 2 मोल को हम 2 गुना 1 मोल लिख सकते हैं क्या? 2 1 जा 2, 2 मोल हो गया ना। चलिए 2 को 2 ही रहने दीजिए। आपको पता है 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल का वैल्यू इतना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मोल का पूछा है तो 6 दूनी 12 0.044 इंटू 10⁻23। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक पॉइंट पीछे कीजिएगा, 1 दशमलव पीछे कीजिए, 1 दशमलव पीछे कीजिएगा। तो ये जो पावर में होता है अगर प्लस है तो एक आगे हो जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा तो ये राइट जाएगा। लेफ्ट बोले तो पीछे, ये प्लस में है तो आगे, तो 23 है तो 24 हो जाएगा। तो 1.2044 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक में? नहीं ना? तो मैं साइड होता हूं, इसको अच्छे से लिखिए, राइटिंग बैठा बैठा के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। रिलेशन बिटवीन नंबर एंड मोल, नंबर और मोल में क्या रिलेशन है उसको आज अपन स्टडी करते हैं। सुनिए, किसी भी सबस्टांस के लिए, फॉर अ सबस्टांस, कोई एक सबस्टांस है जिसमें कि कैपिटल N है, तो कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टांस। स्मॉल n जो होता है, ये कैपिटल N होता है नंबर, स्मॉल n होता है मोल्स। क्या होता है? मोल्स। Na क्या होता है? एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रोज कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ओके सर, अब बताइए रिलेशन, बताइए रिलेशन, ये तो लिख दिया उसका। तो रिलेशन होता है कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू Na। बोले तो नंबर जो निकालना होगा किसी भी चीज का नंबर, तो मोल को उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? नंबर निकल जाएगा। ओके सर, तो इसको बक्सा में डाल देते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसी को हम आसानी तरीके से ऐसे लिखते हैं जो बाद में भी काम आएगा। डायरेक्ट मोल ही पता कर लेते हैं, मोल ही पता करते हैं। तो n अपॉन, बताइए ये इधर ही रहेगा, ये गुना में है, Na किस में है? गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो n अपॉन Na, n अपॉन Na, n अपॉन Na। कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा फॉर्मूला है। इसको स्टार मार दीजिए, इसको स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इसका हर जगह यूज होगा। यही तो याद रखना, ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, क्योंकि इसी को डिराइव ऐसे किया है, n बराबर n अपॉन Na, क्योंकि कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू Na था, इधर गुना में था, Na इधर गुना में था तो इधर आया तो भागा में। ठीक है, ओके सर, इसको याद रखिएगा। ये समझ में आ गया?
अब पढ़ते हैं अपन ग्राम एटम एंड ग्राम मोलिक्यूल में रिलेशन क्या होता है। ग्राम एटम एंड ग्राम मोलिक्यूल, आपको पता है ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में कितना होता है, 1 मोल एटम्स होता है। 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम क्या होता है पता ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके सर, तो लिख देते हैं आपको, यहाँ क्या है, पहले ग्राम एटम पढ़ते हैं फिर ग्राम मोलिक्यूल पढ़ लेंगे। ग्राम एटम ये क्या होता है, फटाफट फटाफट इधर सुनिए, पहले सुनिए, देखिए 1 ग्राम एटम किसके बराबर, 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम्स के बराबर होता है। 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स ही क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। यही Na एटम्स भी होता है, तो जगह नहीं है, इसको ऐसे बक्सा बंद कर दीजिए, जगह नहीं है मतलब। अब आप समझ सकते हैं आगे क्या लिखते हैं, Na एटम्स भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम हो गया, अब ग्राम मोलिक्यूल्स लिखते हैं। कोई दिक्कत नो सर। सुनिए इधर देखिए, ग्राम मोलिक्यूल क्या होता है, फटाफट बोलिए। 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम्स होता है, तो 1 ग्राम मोलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल्स होगा। तो लिखिए यहाँ 1 ग्राम मोलिक्यूल इक्वल्स टू 1 मोल, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 मोल मोलिक्यूल्स हो जाएगा, 1 मोल मोलिक्यूल्स हो जाएगा। इसी को 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत, एटम्स है तो एटम्स, मोलिक्यूल्स है तो मोलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। चलिए इसको बक्सा में बंद कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वही एटोमिसिटी कहलाता है। एक मोलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, वही एटोमिसिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एटोमिसिटी ऑफ C6H5COOH, आप इसमें बताइए कि C6H5COOH में बेंजोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, इसमें कितना कितना एटम्स हैं, तो आप बताइए। यहाँ कार्बन का, कार्बन कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 7 है, तो 6 कार्बन टोटल 7 है, 6 यहाँ 1 यहाँ। चलिए हाइड्रोजन बताइए कितना है, हाइड्रोजन 5 यहाँ 1 यहाँ 6 है। चलिए ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो टोटल बताइए, कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, तो 7 6 13 प्लस 2 15, टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी क्या है, एटम्स है, तो सभी का नंबर पूछा था। इसमें पूछ रहा है एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इस बार सिर्फ ऑक्सीजन का पूछ रहा है एटोमिसिटी इसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ठीक है। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का बताइए एटोमिसिटी क्या होगा, तो ऑक्सीजन कहां गया भैया, तो ये कार्बन का नहीं लेना, हाइड्रोजन का नहीं लेना, कार्बन का नहीं लेना, हाइड्रोजन का नहीं लेना, तो किसका लेना, सिर्फ जिसका पूछा है ऑक्सीजन का पूछा है। ऑक्सीजन कितना है 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, आप बताइए, आप बताइए कार्बन का, कमेंट सेक्शन में बताइए कार्बन का एटोमिसिटी C6H5COOH में क्या होगा। देखिए कार्बन पूछा है, इसको लेना है, इसको नहीं, इसको हाँ, कार्बन का पूछा है, ऑक्सीजन नहीं लेना है, हाइड्रोजन का नहीं लेना है, तो कार्बन कितना है 6, यहाँ 1 7, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, हाइड्रोजन, कार्बन नहीं लेना है, हाइड्रोजन लेना है, कार्बन नहीं लेना है, ऑक्सीजन भी नहीं लेना है, हाइड्रोजन लेना है, तो 5 + 1 टोटल 6, ठीक है। चलिए बताइए मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन क्या है मॉलिक्यूल है, Cl2 क्या है मॉलिक्यूल, H2 क्या है मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। O एटोम, एटॉम होता है, O2 क्या है मॉलिक्यूल है। इसमें बताइए O2 एटोमिसिटी क्या है, O2 में कितना एटम्स होंगे, तो O और O 2 O से मिलकर बना है तो 2 होगा, नाइट्रोजन में भी 2 होगा, क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। H2O में टोटल एक H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आप बताइए, इसके अंदर आप बताइए कि एटम्स कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां देखिए O2 नहीं है, सिर्फ O है,
O में एक एटम्स है, H2 में 2 एटम्स है, तो टोटल 3 हो गया। ऑक्सीजन में भी यहाँ 3 है, तो टोटल इसका आंसर 3 होगा। इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। ठीक है, CH4 में बताइए कितना 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 एटम्स है। तो CH4 में टोटल 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 4 + 1 5 एटम्स है, तो 5 लिख दीजिए यहाँ। C12 H22 O11 में कितने एटम्स हैं? तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11, तो 12 + 22 34 + 11 45। कितना हो जाएगा? 45। यही फॉर्मूला होता है। अब इसका देखिए कंक्लूजन, नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल CH4 अगर 5 मोल रहे, 5 इसका संख्या 5 रहे, एक बार CH4 है तो 5 है, इस एटोमिसिटी 5 है। अगर ये 5 आ जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 5 रहे, तो 5 से 25 हो जाएगा तब आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 5 गुना एटोमिसिटी 5, अगर ये 2 बार है तो 2 गुना 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितना एटोमिसिटी है, कितना एटम्स है, कितना एटम्स है, तो 5, तो एटोमिसिटी 5। अगर अगर ज्यादा हो तो उसका ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए इसमें H2O में कितना एटोमिसिटी होगा? H2O का एटोमिसिटी कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए ना, 3 एटम्स है तो 3 एटोमिसिटी होगा। कोई दिक्कत? नो। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अपन अब क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीनों को आप पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। पहले इसको बनाइए, तो एक बार पॉज कीजिए बटन को, एक बार इसको बनाइए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए इधर देखिए, अभी लिखने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे देना है, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है, तो एक ऑक्सीजन का पूछ रहा है। इन 1 मोल ऑफ O2, इन 1 मोल ऑफ O2, O2 के 1 मोल में ऑक्सीजन का एटम्स का नंबर बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा क्या है? नंबर पूछा है, मोल नहीं पूछा है, नंबर पूछा है। तो पहले नंबर निकालते हैं। ठीक, बताइए O2 और पूछा क्या है? O। दिया क्या है? O2, पूछा क्या है? O। ओके सर, एक O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन होते हैं। O2 में, एक O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। O2 के फॉर्म में है। बोलिए इसका ये एक इसके 2 के बराबर होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन है यहाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना O2 होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक O2 2 ऑक्सीजन के बराबर है। अब बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? 1 मोल लिख सकते हैं, इसको भी 2 मोल लिख सकते हैं। बोले क्यों? मोल इधर भी लगा दिए, लेफ्ट भी राइट भी, काट देंगे तो फिर 1 बराबर 2 ही हो जाएगा। तो दोनों तरफ मोल लगा दिए, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 मोल 2 मोल के बराबर है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर होगा, क्योंकि इसका O2 है, इसका O है। चलिए हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल 2 मोल के बराबर है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1 मोल। सिंपल तरीका मैंने बताया था, 2 गुना 1 मोल, 2 1 2 मोल। बात तो एक ही हुआ ना, 2 मोल को 2 मोल ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। तो 2 गुना 1 मोल कितना होता है? 1 मोल बताइए कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या है? ऑक्सीजन एटम्स। चलिए इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 12.044 गुना 10 पर पावर 23। एक पॉइंट पीछे लाइए तो ये प्लस आगे जाएगा, क्योंकि प्लस में है, प्लस में रहता है तो 23 24 में बदल जाता है, इधर पीछे इधर आगे। माइनस में रहता है तो ये भी पीछे ये भी पीछे, ठीक है। 1.2044 इंटू 10 टू पावर 24। कोई दिक्कत? नो सर। ये आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आया, नंबर ऑफ O एटम्स आया, ठीक है। इसको दूसरा तरीका भी, एग्जाम हॉल में इतना करने तो नहीं बैठिएगा, ये तो मैंने डिटेल बताया, जो कहीं नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट हर जगह फार्मूला से बताया जाता है। आपको हम सबसे पहले एक वहां फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? n बराबर n अपॉन Na। इसी को हम कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू Na लिख सकते हैं।
यहां के लिए ये फॉर्मूला, नंबर पूछा है तो नंबर को पकड़िए। नंबर किसका पूछा है? ऑक्सीजन एटम्स का। तो ठीक है, नंबर हम निकाल रहे हैं। नंबर एन बराबर, मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल, 1 मोल इंटू एन ए। एन ए तो आपको पता ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो निकल गया 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसका निकला? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निकला। हमें पूछा किसका? ऑक्सीजन एटम्स का पूछा है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओ एटम्स, ओ एटम्स, तो ओ एटम्स का आपको पता है ना, O2 के अंदर एटोमिसिटी कितना होगा? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटोमिसिटी इंटू ये नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कीजिएगा, तो 1.2044 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये कहने का मतलब ये शॉर्ट तरीका हो गया। एग्जाम हॉल में उतना करने डिटेल थोड़ी बैठिएगा इतना करने के लिए, वहां तो यही काम आएगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। एक बार ये करके देखिए अपने से। देखिए इधर देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इस बार, ना ही कार्बन पूछा है ना ही ऑक्सीजन पूछा है। इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CO2। CO2 में एटम्स कितना है बताइएगा आप? एक। CO2 कितना है? एक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स 3 है। CO2 एक है, तो CO2 एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। ऐसे बोलना, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। यहाँ एक O2, ये O2 क्या था? मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स थे। समझ में आ रही है? ठीक। एक मोल इसको भी लिख सकते हैं, 3 मोल इसको भी लिख सकते हैं। एक के मतलब साथ में मोल लगाए तो 3 के साथ में भी मोल लगाएंगे, क्योंकि बराबर में है, कट जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा? 1 बराबर 3। चलिए, 1 मोल को 1 मोल ही रहने देते हैं। 3 मोल को 3 गुना 1 मोल लिख सकते हैं। इसी को हम 3 गुना 1 मोल कितने के बराबर होता है? 1 पॉइंट कुछ भी, 6.1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.022, हाँ, इंटू 10⁻23। बिल्कुल सही। छतरी 18, 0.66 इंटू 10⁻23। ये पीछे जाएगा तो ये आगे जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10⁻24। इतना नहीं लेना होता, 1.8 इंटू 10⁻24। कोई दिक्कत? नो सर। अब बताइए, ये क्या सही है? आंसर है? ये आंसर नहीं है। बोलिए क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये 1 मोल का निकला है, हमें 10 मोल का पूछा गया है। हमें 10 मोल का पूछा गया है। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यहां जगह नहीं है तो इसको मिटा के थोड़ा और सेपरेट कर देते हैं। कितना आंसर आया था? 1.8 इंटू 10⁻24 आया था ना? हाँ ठीक है। ये 1 मोल का आया था, हमको निकालना कितना है? 10 मोल का। इसलिए 10 मोल इक्वल्स टू, इसको नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 10 गुना 1.8 इंटू 10⁻24। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 से गुना करेंगे पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻25। ठीक है, क्योंकि 10 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, प्लस 1 इधर प्लस 24, 24 1 25 हो गया। ठीक है, समझ में आई? हाँ, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से। सुनिए, जोड़ घटाव भी बता रहे हैं। ये इसका और एक ट्रिक बता दें। ट्रिक लिखिए, ट्रिक मतलब फार्मूला। फार्मूला से क्या पूछा है? नंबर, नंबर, नंबर एन लिख लीजिए, एन इंटू एन ए। ठीक है, नंबर पूछा है, एन कितना है? 10 मोल, 10 मोल लिख लीजिए सर जी। एन ए कितना पता है? एन ए हमको पता ही होता है, 6. एवोगाड्रोस नंबर होता है 10⁻23। लिख लिए, 10 गुना इतना, तो 6.022 इंटू 10⁻24 आ गया। ये तो आ गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3। CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 होंगे। तो नंबर बराबर ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया है, तो 3 इंटू 6.022
इंटू 10^24, तो 6×3 18 गुना 10^24, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10^25, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कैसे किए, ठीक है। इसको हटा दिए, नेग्लिजिबल मान लिए, ठीक है। इधर देखिए, इसको पूरा लिख ही देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा मास्टर ये क्या लिख के चले गए। — 18.066, 1 पॉइंट इधर 8 आ गया, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ CaCO3? आपको पता है 1 मोल CaCO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 3। 1 मोल पूरा ये CaCO3 1 मोल के अंदर जब होगा तो उसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होगा, तो आधा मोल में कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5, खत्म, बाय बाय टाटा। तो लिखिए 0.5 मोल CaCO3, तो CaCO3 लिख लीजिए। बताइए, ये जब एक मॉलिक्यूल है तो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, O एटम्स, ठीक है। तो आप बताइए 1 मोल इसको भी लिख सकते हैं, ये भी 3 मोल लिख सकते हैं। हमको पूछा 1 मोल 3 मोल के बराबर है, 3 ऑक्सीजन एटम्स के बराबर है, O एटम के बराबर है, ठीक है। तो 3 मोल O एटम होगा, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अब बताइए हमको पूछा 0.5 मोल के लिए है, तो 1 के लिए 3, तो आधा, 1 का आधा, तो 3 का आधा, 1.5 मोल, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन एटम्स, ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहां ट्रिक देखते हैं। हमसे पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मोल्स ऑफ O एटम्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एटोमिसिटी, ऑक्सीजन एटम्स का एटोमिसिटी कितना होगा? 3 इंटू मोल्स ऑफ द सबस्टेंस, सबस्टेंस का मोल कितना है? 0.5, कितना है? 0.5, सबस्टेंस का मोल्स कितना है? 0.5, तो टोटल आंसर इक्वल्स टू 1.5, क्या होगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कोई दिक्कत? ये 3 क्या है? एटोमिसिटी है, क्या है? एटोमिसिटी है। ये 0.5 क्या है? मोल्स ऑफ द सबस्टेंस है। अब बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल गया 1.5, ये ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? मोल्स ऑफ एटम्स इन द गिवन मोल्स ऑफ सबस्टेंस, जैसे ये मोल्स सबस्टेंस का मोल गिवन था, उसमें एटम्स का मोल पूछा है, लेकिन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मोल्स पूछा है। गिवन सबस्टेंस के अंदर जो सबस्टेंस का मोल गिवन है उसमें एटम्स का मोल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, मोल्स ऑफ एटम्स इन द गिवन मोल्स ऑफ सबस्टेंस, एटोमिसिटी इनटू मोल्स ऑफ द सबस्टेंस, मोल्स ऑफ द सबस्टेंस, एटोमिसिटी। बताइए इस क्वेश्चन में एटोमिसिटी कितना था? CaCO3 में ऑक्सीजन का पूछा था, ऑक्सीजन का 3, एटोमिसिटी 3, उसका मोल्स कितना गिवन था सबस्टेंस का? 10, तो 0.5 सबस्टेंस का मोल कितना गिवन है? 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए 1.5। वैसे भी सबसे सिंपल, दिमाग लगाइए, 1 मोल CaCO3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है, आधा मोल CaCO3 में, आधा बोले तो 3 का आधा, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, खत्म, बाय बाय टाटा। इसको लिख लीजिए एक बार। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एक एटम के मास का जो यूनिट होगा वही तो एटॉमिक मास यूनिट होगा। यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम, एटम के मास का जो यूनिट होगा वही एटॉमिक मास यूनिट होता है। that is the smallest repeating part of the mass of an atom। smallest होता है, क्या होता है? smallest repeating part होता है, ठीक है। किसके? एटम के मास का, एटम के मास का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट होता है, बोले तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स विच रिपीटेडली कॉन्स्टिट्यूट्स, जो मिलकर बनाते हैं मास ऑफ एटम, एटम के मास, दैट इज आइदर या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। सुनिए
10 वन प्रोटॉन इक्वल्स टू वन प्रोटॉन इक्वल्स टू, कोई पूछ देगा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो बोलिएगा यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, एटम के मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, वो बहुत स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वन प्रोटॉन 1 AMU होता है, इसी को 1 U भी लिखते हैं। 1 न्यूट्रॉन 1 AMU होता है। बोलिए ऐसा तो नहीं होता है, आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 1 प्रोटॉन जो होता है 1.0073 U होता है। U मतलब AMU, AMU ही लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। AMU को ही U लिखा जाता है ना, और U लिख लीजिएगा, AMU और U। ठीक है, ये मॉडर्न में आजकल मॉडर्न तरीके से लिखा जाता है ना, तो इसको U लिखा जाता है, और U लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और U लिखा हुआ है, AMU बोलिए या U बोलिए, तो जहां जहां AMU है वहां वहां U भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए 1.0073 AMU होता है। इसका जो होता है 1.1 AMU जो है, ये न्यूट्रॉन 1.0087 AMU होता है। ठीक है, अब बताइए 1.0073 और 1.0087 हम पॉइंट के लगभग 2 तक लेते हैं, 2 अंक तक लेते हैं, 2 अंक तक लेते हैं। तो 1.00 यहाँ मान लीजिए 7, यहाँ 8 है, तो आप बताइए 7 8 में ज्यादा बड़ा डिफरेंस है? नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मोल कंसेप्ट में जहां जहां लीजिएगा मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोले तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन कितने बराबर होते हैं? 1 AMU के बराबर होते हैं। 1 AMU रखिएगा याद, ना कि ये याद रखिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बताइए 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1 AMU, 1 न्यूट्रॉन 1 AMU। इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि 1.0087 होता है, इसका 1.0073 होता है, इसका 73, इसका 87। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को हम 1 AMU को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 U, इसको भी 1 U। समझ में आया? जहां जहां 1 AMU वहां वहां 1 U लिख लीजिएगा। मॉडर्न तरीके से ये लिखना ज्यादा सही है। 14 नहीं है बाबू रे भैया, इधर 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 बाबू भैया, इधर 1 U है। क्या है? U है, ये भी 1 U है। नहीं तो मास्टर गलत पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इधर 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 क्या ही गलत पढ़ाई। एवरेज मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का एवरेज मास क्या होगा? देखिए ये क्या है? एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। एटम पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपन मोल कंसेप्ट में इधर कंसीडर नहीं करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अब बताइए 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन में 1 AMU होता है, एक प्रोटॉन में 1 AMU होता है, तो 6 प्रोटॉन में 6 AMU होगा। ये हुई ना बात। 6 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन में 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन में 1 AMU होता है, तो 6 न्यूट्रॉन में 6 AMU। ओके, फिर से बोलिए, एक प्रोटॉन में 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन में 6 AMU, एक न्यूट्रॉन में 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन में 6 AMU। कोई दिक्कत? नो। ये हो गया यूनिफाइड मास, ये यूनिफाइड मास। इसके ऊपर में लिख देते हैं यूनिफाइड मास। इसका एक्चुअल मास क्या होगा? एक्चुअल मास वो पढ़ते हैं। देखिए 6 AMU है, तो 6 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 1 AMU। ठीक है, तो 6 इंटू 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये आपका एक्चुअल मास आया अप्रॉक्स में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 AMU को हम 6 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं। इसका भी वही बात, 6 इंटू 1.66, या इसको और एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 673, इसको 675 लिख सकते हैं। ठीक है,
675 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स। ये सब अप्रॉक्स चल रहा है, और भी आगे होता है ना, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 AMU 6 AMU टोटल 6 + 6 12 AMU, ठीक है, 12 AMU। कोई दिक्कत नो। इधर बताइए 6, इधर भी 6, इधर भी 6, ठीक है। यहाँ 10⁻24, यहाँ भी 10⁻24, यहाँ भी। ये दोनों जो चीज दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। 6 इंटू 10⁻24 क्या है, कॉमन है। बच क्या गया, 1.673 प्लस 1.675। कोई दिक्कत नहीं। ये 6 AMU को इसको ऐसे ही लिखे थे, ठीक है, इसको क्या किए, जोड़ दिए। कोई दिक्कत नो सर। अब बताइए 12 AMU किसके बराबर आ गया, मास ऑफ 1 C6 12 एटम के बराबर आ गया। मास ऑफ 1 C6 12 एटम के बराबर आ गया। तो 1 AMU किसके बराबर होगा, 1 AMU बताइए ना, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 mass of 1 C6 12 atom 1/12 mass of into mass of 1 C6 12 atom। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नो सर। 1 AMU बराबर आ गया। इधर देखिए 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C6 12 एटम के बराबर आया। जब इसको निकाला गया तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg। आपको पता होगा 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम को क्या लिखते हैं, 10⁻3 ग्राम। यहाँ -27 है, वहां +3 है, 10⁻3 ग्राम। तो +3 है -27, तो -24 हो गया ना, -24 ग्राम, ठीक है। इसी को 1/Na ग्राम भी लिखा जाता है। इसलिए पूरा अगर कंक्लूजन निकाले, एवरेज मास ऑफ 1 AMU अगर कोई पूछे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम बोलिएगा। मतलब 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कोई टीचर लिख दे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है, लगभग है, ठीक है। 1/Na ग्राम भी लिखा जाता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg भी लिखा जाता है। इसको बक्सा में ले लीजिए, इसको आज बक्सा में बंद ही कर देते हैं, नहीं तो भाग जाएगा, बक्सा से बाहर रहेगा तो। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। जहां जहां 1 AMU दिखे वहां 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पुट कर दीजिएगा। जब 1 मोल पूछे तो 6.022 इंटू 10⁻23 याद रखना है। 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल होता है, लेकिन 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। माइनस है, यहाँ माइनस है, वहां प्लस होता है। 1 मोल बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे 1 दर्जन 12 केले होते हैं, 1 दर्जन केला बोले तो 12 केला। 1 सेंचुरी बोले तो 1 सेंचुरी कोई लगाया तो मतलब 100 रन। उसी तरह कोई हाफ सेंचुरी लगाया तो 50 रन। उसी तरह 1 मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अगर 1 AMU बोले तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता ही। ओके, देखिए वाई ओनली कार्बन एटम इज सेलेक्टेड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट। जब साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कार्बन 12 को ही क्यों लिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। बिकॉज ओनली द मास ऑफ कार्बन एटम इज डिटरमाइंड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन एटम का मास को डिफाइन किया गया। समझ में आ रही है। एक तो एटम का मास डिफाइन करना बहुत 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 मुश्किल है। एटम बहुत नेग्लिजिबल होता है, छोटा कण, एलिमेंट का छोटा कण एटम होता है। एलिमेंट का जब टुकड़ा किए थे तब एक जो छोटा पार्टिकल, छोटा पार्ट आया था उसको एटम बोले थे। उसका मास कैसे ज्ञात कर सकता है, कोई कैसे फाइंड कर सकता है। तो ठीक है, तो 12 ग्राम एटम जब कार्बन का लिया तब वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से डिफाइंड किया। तो ठीक है, इसलिए कार्बन को ही सिलेक्ट किया। और जब कार्बन को सिलेक्ट करते हैं तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अपन एलिमेंट्स को
उसके प्रॉपर्टीज को, उसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोले तो न्यूक्लियस, एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या करते हैं, घेरे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो इसलिए कार्बन को ही सिलेक्ट किया। अगर कार्बन का लेते हैं ना तो उसको स्टडी करना आसानी होती है, आसानी होती है, सिंपल होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए। तो अपन आगे अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, सुनिए। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। एक एटम का मास ही एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस एग्जाम्पल में पूछ रहा है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। तो इधर देखिए, P 1531 लिखा हुआ है। ओके, 15 क्या है, एटॉमिक नंबर है। 31 क्या है, इसका मास नंबर है। जैसे कि ये P 1531 फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और उसका मास नंबर 31 होता है। तो इसमें कोई प्रोटॉन पूछ दे कितना होगा, तो जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का नंबर होगा। तो 15 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन जो मास नंबर होता है उस माइनस ये एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। 31 क्या है, मास नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है, मास नंबर, मास नंबर। तो देखिए, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 31 माइनस 15, तो 16 इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा, 15 इसका प्रोटॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब P बराबर 15, N बराबर 16, याद रखना है। इसका अब यूज करेंगे यहां पे। चलिए यहां देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन। इसी को हम फिर, आपको पता होगा 1 प्रोटॉन 1 AMU होता है, तो 15 प्रोटॉन 15 AMU हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 16 न्यूट्रॉन को 1 न्यूट्रॉन 1 AMU होता है, तो 16 न्यूट्रॉन 16 AMU होगा। क्योंकि आपको हम बोले थे कि 1 प्रोटॉन 1 AMU होता है, 1 न्यूट्रॉन भी 1 AMU होता है। बोले तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 AMU होता है, प्रोटॉन भी 1 AMU, न्यूट्रॉन भी 1 AMU। तो 16 न्यूट्रॉन 16 AMU, टोटल जोड़ देते हैं तो 16 प्लस 15 31 AMU होता है। इसको आज मॉडर्न तरीके से आजकल कैसे लिखते हैं, 31U लिखते हैं, 31U लिखते हैं, 31U, ये 4 नहीं है, U है। तो चलिए, ये क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। जहां AMU में लिखा रहे या U में लिखा रहे, यूनिफाइड मास कहलाता है। यही 31 इंटू 1 AMU कितना होता है, 1 AMU कितना होता है, 31 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं इसको, बोलिए। 31 इंटू 1 AMU, तो 31 AMU हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते, 31 इंटू 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल मास हो गया। क्या हो गया, एक्चुअल मास। क्या हो गया, एक्चुअल मास। ओके सर, ओके। यहां लिख देते हैं P 31 में प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 इक्वल टू 16, यहां लिख देते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको लिख के बक्सा में बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ कितना था, ये 15 है, अच्छे से देखिए। हाँ, व्हाट इज द यूनिफाइड मास एंड एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम। आपको पता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम को ही क्या कहेंगे, मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, अभी अभी बोले हैं, मास ऑफ 1 एटम को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। मास ऑफ 1 एटम को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम के बराबर होगा। एटॉमिक मास ऑफ
एल्युमिनियम कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, इसका एल्युमिनियम यहाँ देख लीजिए, एल्युमिनियम लिखा रहे तो 13 और 27 होता है। तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 27, क्योंकि एल्युमिनियम का जो प्रोटॉन होता है 13 होता है, और इसका मास नंबर जो होता है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, तो 27 यू हो जाएगा। यू बोले तो AMU पहले लिख देते हैं, AMU होता है। इसी को हम 27 यू भी बोलते हैं। यू बोले तो यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। इसी को हम, ये मॉडर्न तरीके से लिखा जाता है 27, AMU को ही 27.1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या हो गया, एक्चुअल मास। कैसा मास, एक्चुअल मास। कैसा मास, एक्चुअल मास। ये होता है यूनिफाइड मास। कोई यूनिफाइड मास पूछे ना तो यू या AMU में आंसर दीजिएगा। अगर ग्राम में देना है तो एक्चुअल मास कहलाएगा फिर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 यू ऑफ हीलियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 यू ऑफ, यू बोले तो यूनिफाइड मास, यू बोले तो यूनिफाइड मास, ठीक है, ऑफ हीलियम। तो अपन ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 यू ऑफ हीलियम। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम अपन जानते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 4 AMU या 4 U होता है। कोई दिक्कत, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम की बात कर रहा है तो हीलियम का एटॉमिक मास बता दीजिए। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है किसका, 100 U ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 U होता है, तो मास ऑफ वन एटम ही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है, 4 AMU या 4 U। इसका मतलब उल्टा लिखिए इसको, 4U इक्वल्स टू, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम एटम लिख लीजिए इक्वल्स टू हीलियम एटम, हीलियम एटम। कहने का मतलब एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U के बराबर है, तो 4U हीलियम एटम के बराबर होगा। 4U हीलियम एटम का एटॉमिक मास होता है। ओके, तो 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 इसको 1U के लिए निकाल लीजिए, 1/4 हीलियम एटम, 1/4 हीलियम एटम। 100U के लिए पूछा है, 100U ऑफ हीलियम एटम, तो 1/4 इंटू 100 हीलियम एटम, तो 25 हीलियम एटम, 25 हीलियम एटम। फिर से सुनिए, ये आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्या है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, फिर आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 यू ऑफ हीलियम, 100 AMU ऑफ हीलियम। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम हमको 4 AMU पता होता है, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ या मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27 AMU होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 AMU पता होता है। उसी तरह हीलियम का 4 होता है, जैसे ये ऐसे लिखा जाता है ना, हीलियम 2 और 4, तो ये 4 होता है ना, 4 देखिए ना, 4, तो 4 AMU या U लिखते हैं। अच्छा, 4U किसके बराबर है, हीलियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर है। तो चलिए 4U हीलियम एटम, 1U 1/4 हीलियम एटम, इधर 4 है तो इधर भागा में चला गया। तो 100U के लिए पूछा था, तो 25 रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या मैंने बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एज कंपेयर टू द स्मॉलेस्ट मास यूनिट दैट इज 1 AMU, 1 AMU के कंपैरिजन में एटॉमिक मास एज कंपेयर टू द स्मॉलेस्ट मास यूनिट क्या होता है, दैट इज 1 AMU। 1 AMU सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बोले थे ना, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है उसमें AMU से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। देखिए इधर इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव टर्म जहां भी आए, एटॉमिक मास में
एएमयू से, यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास है तो एएमयू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जहां भी रिलेटिव टर्म आए वो यूनिट लेस कहलाता है, क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं। आर ए एम, राम राम राम, इधर आर ए एम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, आर ए एम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ किस फॉर्म में, एटम के फॉर्म में। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 एएमयू होता है। कितना होता है, 16 एएमयू होता है। ओके सर, तो इसको एएमयू से डिवाइड कर देंगे। बोलिए ना क्यों, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहा है। जहां भी रिलेटिव टर्म, यहाँ अगर यहाँ रिलेटिव टर्म आ रहा है तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। देख लीजिए 16, क्योंकि एएमयू से डिवाइड करना होता है किसमें, रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो आप बताइए इसके यूनिट में कुछ है, नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिट लेस। क्या होता है, यूनिट लेस। क्या होता है, यूनिट लेस। कोई दिक्कत, नो सर। ये डैश था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो यूनिट लेस होता है। ओके, अब नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। यहाँ पे 4u इक्वल्स टू 1 हीलियम एटम कर लीजिए। 4u इक्वल्स टू 1 हीलियम एटम, 1u इक्वल्स टू 1/4 हीलियम एटम, 100u बराबर 1/4 इंटू 125 हीलियम एटम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास बोले तो GAM। तो ग्राम एटॉमिक मास को सिंपली हम GAM लिखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 ग्राम एटम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम को ही ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम, कोई दिक्कत, नो सर। क्योंकि सुनिए, 1 ग्राम एटम का जो मास होगा उसी को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। 1 ग्राम एटम का जो मास होगा उसी को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ओके, और आपको पता होगा 1 ग्राम एटम क्या होता है। 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 मोल एटम होता है। 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 मोल एटम्स होता है। लिख देते हैं 1 मास ऑफ 1 ग्राम एटम को 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। कोई दिक्कत, नो सर। मास ऑफ 1 मोल एटम, और आपको पता है 1 मोल एटम क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स को मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, नो। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम को मास ऑफ 1 मोल एटम्स भी लिखते हैं। 1 मोल एटम्स को 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। बताइए आप ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये रसगुल्ला नहीं है, ये O है। O मतलब ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए। तो ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ एटम है, ये O क्या है, एटम है। आपको पता होगा नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास O का पूछा है, O का पूछा है। आप बताइए मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मास, या इसको बाहर निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 O एटम लिख देते हैं। ओके सर, आपको पता है कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है, इससे पहले एल्यूमिनियम का निकालना सिखाए थे। इसका कितना होगा, 16 AMU, क्योंकि एटम है, एटम का कितना होता है 16 AMU, यही मॉलिक्यूल होता तो 32 AMU। तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास
तो आपको ग्राम में निकालना है, तो यहाँ अभी मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 AMU। 1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि एक्चुअल मास यहाँ पुट करना है। ओके, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको जब 16 इंटू 1 पॉइंट ऐसा कर देते हैं, आपको और आसान बना देते हैं। ये जो है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जो है ये 1/, इतना करेंगे 1/, इतना, तो इतना प्राप्त होता है। 1/6.022 इंटू 10⁻23 करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻24 होता है। तो इसके 1/ इतना करेंगे ना, इतना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 16 इंटू 1 ग्राम बच जाएगा। ये ग्राम है तो ग्राम बच जाएगा, तो 16 ग्राम आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए कैसे हम किए, इसको क्या किए, 1/6.022 इंटू 10⁻23 जो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां 6.022 इंटू 10⁻23 था उसको वैसने रहने दिए, जहां 1.66 इंटू 10⁻24 था, यहां पे क्या किया, इसको ये जो है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। तो जहां ये है उसको 1/, इतना लिखेंगे, तो जैसे 1/6.022 इंटू 10⁻23 लिखेंगे, ये और ये कट जाएगा ना, कहने का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ का और यहाँ का कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1, यहाँ 16, तो 16 इंटू 1 ग्राम 16 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। और याद रखिएगा, क्योंकि आपको बताए थे 1/Na 1/Na 1 AMU होता है, 1/Na 1 AMU होता है, 1/Na ग्राम जो होता है 1 AMU होता है, 1/Na ग्राम जो होता है 1 AMU होता है। तो 1/Na बोले तो 6.022 इंटू 10 मतलब 10 टू द पावर 23, यहाँ 1.66 इंटू 10⁻24, ये किसके बराबर है 1 AMU के बराबर, ये भी किसके बराबर है 1 AMU के बराबर, 1.66 इतना जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ग्राम ग्राम, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बराबर हो गया और ये कट गया, ठीक। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मोलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ अ मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास जो होगा वही मोलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं मास ऑफ अ मोलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ अ मोलिक्यूल। तो इसको और भी लिख सकते हैं, ये मोलिकुलर मास, किसी चीज का मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सब तो डिटेल पढ़ेंगे। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, सुनिए, मास ऑफ अ मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के अंदर जो भी मास होगा उसका सम, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, और क्या लिखते हैं, इट इज द सम ऑफ atomic masses, it is the sum of atomic masses of, it is the sum of atomic mass of all the atoms, it is the sum of atomic mass of all the atoms, it is the sum of atomic mass of all the atoms present in a molecule। मोलिक्यूल के अंदर, एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम मोलिकुलर मास कहलाएगा। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं मोलिक्यूल के अंदर, जितने भी एटम्स हैं उसका एटॉमिक मास होगा, उसका मास का सम, एटॉमिक मास का सम मोलिकुलर मास कहलाएगा। ठीक है, मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है ना। यहां मासेज कर लीजिएगा, मासेज ऑफ ऑल द एटम्स, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, अब आते हैं अपन मोलिकुलर मास ऑफ H2O, मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो सुनिए, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2,
ऑक्सीजन कितना है 1। तो इसको 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखे। एक ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको क्या लिखते हैं 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 इंटू, क्योंकि 1 क्यों लिखे हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन है। 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। हाँ चलिए इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एटोमिक मास, ये क्या है एम, एटोमिक मास है। एटोमिक मास नहीं तो बाद में यही नहीं पता चलेगा लिखा क्या हुआ है एम। एटॉमिक मास क्या है एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताइए, आज बताइए, आज बताइए आप, बहुत मुंह बंद रखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या है 1 एम, 1 प्रोटॉन 1 एमयू के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का 1 H1 होता है ना। तो 1 इसका क्या है प्रोटॉन, तो 1 एमयू होगा ना। कुछ भी मतलब फंस जाता है। नहीं आपका सही था, आपका सही था, ठीक है। 1 एटॉमिक मास 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलिए तो इस बार, बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए ना। हाँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है ना जी। इसका ये क्या है 16, तो 16 एएमयू होगा ना। 16 इसके अंदर कितने हैं बताइए, फिर मुंह बंद होगी। 8 एएमयू होगा कि 16 एएमयू होगा? 16 एएमयू होगा ना, क्योंकि इसका मास नंबर कितना है 16। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टोटल होता है, तो इसका 16 है तो 16 हो जाएगा। तो 16 एएमयू, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2 इंटू 1 एएमयू, तो 2 एएमयू प्लस 1 इंटू 16 एएमयू, 16 एएमयू हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जोड़ के 18 एएमयू। ओके लिख दिए 18 एएमयू। 18 एएमयू बोलिए कि 18 यू बोलिए। यू जहां है तो यूनिफाइड मास है। कैसा मास है यूनिफाइड मास है। कोई दिक्कत 18 एएमयू के 1 एएमयू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये क्या है एक्चुअल मास है। 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 कोई दिक्कत नो सर। इधर देखिए व्हाट इज द यूनिफाइड एंड एक्चुअल मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3 मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है मास ऑफ 1 NH3 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मास ऑफ 1 NH3 मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का मास 17 एएमयू होता है। 17 एएमयू, इसी को हम क्या लिखते हैं 17U। इसी को क्या लिखते हैं 17U। 17U ये क्या हो गया यूनिफाइड मास। क्या हो गया यूनिफाइड मास। इसी को हम क्या लिखते हैं 17 गुना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। जहां ग्राम में आया वो एक्चुअल मास है। कैसा मास है एक्चुअल मास है। ठीक है ओके। क्योंकि NH3 देखिए NH3 एन नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है। तो देखिए 7 और 14, तो 14 क्या हो गया इसका 14 क्या हो गया मास नंबर। यहां 3 हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1। ठीक है 1H1, तो यहां कितना हाइड्रोजन है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो टोटल यहां 14 प्लस 3 17, कितना हो गया 17। तो 17 एएमयू लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नो सर। लिख लीजिए इसको। यहां क्या बोल रहा है ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास को GMM से रिप्रेजेंट करते हैं। G फॉर ग्राम, M फॉर मोलिकुलर, M फॉर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास होगा तो वही लिखते हैं ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 ग्राम
मोलिक्यूल, क्योंकि यहां मोलिकुलर मास है और 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास ही मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ही ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। और आपको पता है 1 ग्राम मोलिक्यूल क्या होता है? 1 मोल मोलिक्यूल। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम क्या कहलाता है? 1 मोल एटम्स। उसी तरह 1 ग्राम मोलिक्यूल क्या कहलाएगा? 1 मोल मोलिक्यूल्स। तो मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स। और आपको पता होगा 1 मोल मोलिक्यूल कितना होता है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 कितना? 23। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 23 मोलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है। और देखिए यहां क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ग्राम मोलिकुलर मास, यहां मोलिक्यूल के फॉर्म में है। और आपको बताए थे जब ऑक्सीजन मोलिक्यूल के फॉर्म में होता है तो 32 AMU होता है, अगर अगर एटॉमिक फॉर्म में होता है तो 16 AMU होता है। तो ठीक है, लिखते हैं, इसको डिटेल पढ़ते हैं। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ, किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। देखिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख लिए, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन पूछता है। तो मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स या मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स तक क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास है ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। ओके, तो मास ऑफ इतना मोलिक्यूल्स, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन मोलिक्यूल। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? नो सर। मास ऑफ 1 O2 मोलिक्यूल्स, ऐसे लिख लीजिए मास ऑफ 1 O2 मोलिक्यूल्स या ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 to the power 23। और पता है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कितना होता है? अभी अभी बोले थे 32 AMU। अगर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है? तो 16 AMU बोलना है। ठीक है, तो 32 AMU होता है। इसी को हम 6.022 इंटू 10 to the power 23, और पता है 32 इंटू 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10 to the power 24 ग्राम। और पता है ना आपको, जो 1.66 इंटू 10 to the power 24 को ही क्या लिखते हैं? 1/NA, 1/6.022 इंटू 10 to the power 23। तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाता है? 32 इंटू टोटल 1 ग्राम बच जाता है, तो 32 ग्राम आंसर हो गया। और कोई पूछ दे तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो बोलिएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम होता है। कितना होता है? 32 ग्राम, 32 ग्राम होता ही। कोई दिक्कत? नो सर। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस। एक मोल सबस्टांस के 1 मोल जितने होंगे ना, उसका मास मोलर मास कहलाता है। मास ऑफ 1 मोल क्वांटिटी ऑफ अ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस के 1 मोल क्वांटिटी का जो मास होगा वही मोलर मास होगा। 1 मोल का पूछेगा तो मोलर मास होगा, 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास पूछेगा तो ग्राम मोलिक्यूलर मास होगा, 1 मोल का पूछेगा तो मोलर। नाम में भी देखिए ना, मोल, MOL, मोल, AR और मोलर, तो कहीं ना कहीं मोल का 1 मोल का मास होता है क्या? मोलर मास। ओके, इट्स यूनिट्स इज जनरली ग्राम पर मोल। क्या होता है? ग्राम पर मोल। इसी को ऐसे लिखते हैं ना, ग्राम पर मोल। कहीं ऐसा लिखा रहे तो क्या समझना है? ग्राम पर मोल, इसका मतलब मोलर मास है, क्योंकि 1 मोल का मास ग्राम मोलर मास होता है। 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, 1 मोल का मास मोलर मास होता है। 1 मोल का मास मोलर मास होता है। 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास ग्राम मोलिकुलर मास होता है। 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास ग्राम मोलिकुलर मास होता है। ओके, इधर मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23। कार्बन एटम, कार्बन क्या है? एक एटम है। ओके,
तो 6.022 इंटू 10⁻23 मास ऑफ वन कार्बन एटम। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और पता है ना मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा, C612। तो मास कितना होता है 12, तो 12 AMU लिख लीजिए, यूनिफाइड मास। इसी को हम 6.022 इंटू 10⁻23, 12 AMU को क्या लिखते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को काट कूट के क्या लिखते हैं 12 इंटू 1 ग्राम। इसी को क्या लिखते हैं 12 ग्राम, क्या लिखते हैं 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो कभी भी कोई भी मास ऑफ 1 मोल कार्बन पूछे, मास ऑफ 1 मोल कार्बन पूछे, 1 मोल कार्बन, तो 12 ग्राम बोलना है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो मास ऑफ कार्बन आया है, मास ऑफ कार्बन, ग्राम इसका क्या है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आया है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आया है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आया है, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बोलिए, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ही बोलिए, ठीक है। तो 12 ग्राम कितना आया है, 12 ग्राम क्या आया है, कार्बन एटम का मास आया है, कार्बन एटम का मास आया है कितना 12 ग्राम। ओके, मोलर मास पर मोल होता है, ठीक है। N2 है तो 28 ग्राम पर मोल। CO2 है तो CO2 का 44 ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि कार्बन का C6 12 होता है, ऑक्सीजन का O8 16 होता है, तो 12 प्लस 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 गुना 16 करना है, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 44, ठीक है 44 ग्राम पर मोल। ये PO4 3 माइनस है, तो देखिए फोस्फोरस का P कितना होता है 15, ये 31, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 और 16, चलिए 31 एक P है, प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो एक का 16 होता है, तो 4 गुना 16 लिख देना है, 16 चौको 64 प्लस 31 टोटल 95, तो इसका 95 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर, हमें पता है आपको डॉट आया होगा, ये -3 क्यों नहीं जोड़े, 98 होना चाहिए था, आपको डॉट आया ना, बोलिए हाँ या नहीं आया है। चलिए -3 क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ये -3 इलेक्ट्रॉन है, -3 इलेक्ट्रॉन है। आपको हम शुरुआत पहले दिन ही बोले थे कि मोल कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन का उतना वैल्यू नहीं देना है, जब मास मतलब कैलकुलेशन करते हैं, जब मास कैलकुलेशन करते हैं, मास का जो नंबर फाइंड करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नहीं मास को काउंट नहीं करना है, क्योंकि एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, 1/1836 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। मतलब प्रोटॉन का जो मास होता है, एक तो प्रोटॉन का मास बहुत 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 नेग्लिजिबल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत नेग्लिजिबल होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। उसमें भी 1/1836 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। तो बस PO4 का कितना होता है 95 ग्राम पर मोल, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही काउंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समरी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मास, समरी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मास। तो फॉर ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा बताइए, इतना शुरू से बता रहे हैं, AMU में बताइए। ऑक्सीजन एटम है तो 16 AMU हो जाएगा, कितना 16 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास, जहां बोले थे टर्म रिलेटिव आता है, वो यूनिट लेस हो जाता है, तो 16 AMU बट्टा AMU कट जाएगा ना, AMU कट जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में पूछ रहा है तो 16 ग्राम हो जाएगा, मोल में पूछ रहा है तो 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, हो गया। मोलिक्यूल्स के लिए निकाल लीजिए, इसमें एटॉमिक मास निकाले हैं, इसमें मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले हैं, इसमें रिलेटिव मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, इसमें ग्राम एटॉमिक मास निकाले हैं, इसमें ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, इसमें मोलर मास निकाले हैं, इसमें भी मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, बताइए तो मोलिकुलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास 16 AMU, तो मोलिक्यूल है तो 16 दूनी 32 AMU, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, 32 AMU। बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव टर्म आ गया तो यूनिट लेस, 32 AMU तो सिर्फ 32 ग्राम है, तो ग्राम हो जाएगा,
मोल है तो मोल हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अबे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। इसी मिटाने में जो टाइम लग जाती है ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ पहले से, जो समय बचे, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, या आपका भी समय देखने में ना गुजरे, इधर उधर में टाइम पास ना हो। टाइम बहुत कीमती होती है, ठीक है, बहुत समय कीमती है। आपको पैसा वापस आ जाएगा, पैसा खोया हुआ आप कमा सकते हैं, लेकिन समय अगर चला जाए ना, वेस्ट हो जाए ना, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, वो वापस जीवन में कभी नहीं आती है। जो भी डेट है, मान लीजिए 26 जुलाई है 2026, अरे 26 जुलाई 2026, अब तो 27 जुलाई हो गया ना, 2:30 बज रही है रात, तो आज 27 जुलाई हो गया। ये 27 जुलाई दोबारा जीवन में 27 जुलाई 2026 कभी नहीं आएगा, अब आएगा तो 27 में ही, 2027 में ही 27 जुलाई आएगा। ठीक, चलिए चलिए आगे आगे। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास फॉर अ सबस्टेंस, फॉर अ सबस्टेंस, ठीक है। चलिए कोई एक सबस्टेंस ले लेते हैं CH4, कोई एक सबस्टेंस ले लेते हैं CH4, जिसका मोलर मास कितना होता है आप ही बताइए, मोलर मास कितना होता है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी इन मास लेते हैं, मोल लिखे हैं तो मोल लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी इन मास लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्या, इसी सब के लिए मैं क्या करता हूँ ना, लिख के रख देता हूँ, वहां सब चीज में उधर में समय दे देता हूँ ना, ठीक। फिर भी कोई बात नहीं, मास है ये, ठीक। इधर देखिए, क्वांटिटी इन मोल, क्वांटिटी इन मास, हम ले लेते हैं 1 मोल ले लेते हैं। अब बताइए, जब 1 मोल है तो मास कितना होगा। CH4 कोई मोलिक्यूल है जिसका मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। बोलिए क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का जो होता है 6 और 12 C6 12 होता है, तो 12, एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 + 7 16, तो 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास पता करना है। तो बोलिए क्वांटिटी इन मोल, क्वांटिटी इन मास, 1 मोल, तो 1 मोल में कितना इसका मास होगा, इसको पढ़िए ना, 16 ग्राम पर मोल, 1 मोल में 16 ग्राम, तो क्वांटिटी इन मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। चलिए 2 मोल में बताइए, 2 मोल में कितना हो जाएगा, थोड़ा गैप दे देते हैं, और भी अच्छी चीजें इसमें बताएंगे आपको। चलिए 2 मोल में बताइए, 1 मोल में 16 ग्राम, 2 मोल में 32 ग्राम, एक कलम का मूल्य 16 रुपया, 2 कलम का मूल्य 32 रुपया, ठीक है। आधा मोल का बताइए, 0.5 मोल का, 1 मोल का 16 ग्राम, तो आधा मोल का 8 ग्राम, कोई दिक्कत, नो सर। 1 कलम का मूल्य 16 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य 32 रुपया, एक चीज का 16 है तो उसके आधा ही लेंगे, तो 16 का आधा 8 ही होगा, ठीक है।
अब आप बताइए, अब आप बताइए, इधर देखिए, इधर से जब गए तो गुना 16 किए, 16 से गुना किए, और किससे किए? 16 ग्राम मोल से क्या निकाले? मास। तो मास निकालने के लिए क्या किए हैं? 16 ग्राम पर मोल से क्या किए? गुना किए। एक मोल गुना 16 ग्राम पर मोल तो कट कुट गया, ठीक है, 16 ग्राम बच गया। जब इधर से आ रहे हैं तो 16 ग्राम पर मोल से भागा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 16 ग्राम पर मोल से डिवाइड दे रहे हैं। बोलिए ना क्यों? बोलिए ना क्यों? तो 16 ग्राम, तो 16 ग्राम गुना भगा दीजिए, 16 ग्राम पर मोल तो एक मोल बच गया। सेम इसी तरह जब इधर से इधर जाएंगे, जब इधर से इधर जाएंगे तो गुना करना है 16 से ग्राम पर मोल से, जब इधर से इधर आते हैं तो भाग देना है, क्योंकि मास निकाल रहे हैं। मास है तो मोल निकालेंगे तो भागा देंगे, मोल निकालेंगे तो भाग देंगे, मोल निकालेंगे तो भाग देंगे, किससे? 16 ग्राम पर मोल से, ठीक है। मास दिया रहे, मास दिया रहे तो 16 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे तो मोल निकलेगा। अगर मोल दिया रहे 16 ग्राम पर मोल से गुना करेंगे तो मास आएगा। इसका फॉर्मूला भी बता देंगे, अभी तो कंसेप्ट दे रहे हैं जो कि बहुत कम ही जगह मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा। ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। सब हर कोई फॉर्मूला लिखा देते हैं कि मास बराबर मोल इंटू मोलर मास होता है, या मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास होता है, वो हर कोई बताते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट, ये चीज मतलब एक विजुअलाइजेशन करा रहा हूं। मोल से जब मास में जाएंगे तो गुना होता है, मास से जब मोल में आएंगे तो डिवाइड होता है। मोल से मास गुना, मोल से मास गुना। ओके, हाँ अगला एक और, मोल से मास गुना, मोल से मास निकालेंगे गुना, 16 ग्राम पर मोल से गुना करेंगे। मास से मोल, मास दिया है, मोल निकालना है तो डिवाइड कर दीजिएगा, भागा 16 ग्राम पर मोल। आपके मन में आया होगा 16 16 16 क्यों कर लिया, रट क्या है क्या? नहीं, 16 जो है यहाँ CH4 है, CH4 का अभी अभी बताए थे 16 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखे थे? रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास फॉर अ सबस्टांस। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, यहाँ यहाँ एक और रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल फॉर अ सबस्टांस में फॉर अ कोई सबस्टांस दिया हुआ है, फॉर अ सबस्टांस, फॉर अ सबस्टांस एन बराबर, सबसे पहले ऐसा लिख लेते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। एम एम बराबर क्या होता है? मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास, ठीक है। एन बराबर क्या होता है? मोल्स। क्या होता है? मोल्स। क्या होता है? मोल्स। तो रिलेशन जब पूछे ना डब्ल्यू एम एम और एन में क्या होता है, तो याद रखिएगा डब्ल्यू बराबर एन इंटू एम एम होता है, मोल इंटू मोलर मास होता है। इसको हम अच्छे से बताते हैं। जब यहां से मोल पूछे, एन क्या है? मोल्स है, इसे लिख देते हैं मोल बराबर, जब पूछे मोल, जब पूछे तो ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, किस में जाएगा? भागा में। तो डब्ल्यू अपॉन एम एम, डब्ल्यू अपॉन एम एम, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एम, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एम। बताइए, मोल बराबर ये क्या है? मोल है, ये मास है अपन मोलर मास। गिव ऐसे बोलना है, मोल बराबर गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। अब बताइए, ये फॉर्मूला हम बताए हैं, आपको बताते हैं, रुकिए एक सेकेंड। इधर देखिए, इस फॉर्मूला में 1 मोल दिया हुआ है। अब बताइए एन बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला होता है ना ये। अभी तक हम कुछ किए नहीं किए। एन बराबर दिया हुआ है 1 मोल, हमसे मास पूछ रहा है, बराबर मास छोड़ देंगे, मोलर मास तो पता है 16। सबको किसके लिए निकाले हैं? CH4 के लिए। कोई मॉलिक्यूल लिए थे CH4, कंपाउंड लिए थे CH4, ठीक है। ओके, तो आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, यहां से मास कितना आया? 16 ग्राम। यहां भी कितना था? 16 ग्राम। अरे बाबा, ये फॉर्मूला जादूगर निकला। एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एम, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मोल 1 मोल पता था, ये निकल गया। अगर इधर हम आते हैं, हमको वो पते नहीं है, हमसे पूछा 16 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हम क्या किए? हम क्या किए?
इसको ऐसे कर दिए, n बराबर मास अपॉन मोलर मास। हमको मोल पते नहीं है, मास पता है 16, बट मोलर मास तो पता है 16, 16 16 कट गया, कितना आया 1 मोल। वही तो वहां लिखा हुआ है 1 मोल। अब आप इसका करके बताइए, फिर बताइए। n बराबर मास अपॉन, मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास। n दिया हुआ है 2 मोल, मास पूछ रहा है, मोलर मास बोलिए 16 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल। तो W यहां से कितना निकला 32 ग्राम। अरे बाबा 32 ग्राम यहां भी है, 2 मोल तो 32 ग्राम। इधर आते हैं, जब ये पता नहीं है हमको 32 ग्राम, ये सब हमको गुना भागा आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे सुनिए। मोल निकालना है, मोल निकालना है तो डिवाइड करना होता है। जब इस तरीके से पते नहीं है तो n बराबर W अपॉन mm। n बराबर हमसे पूछ रहा है, W कितना है 32, मोलर मास पता है 16, 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 2 मोल। आधा के लिए निकाल लीजिए, पुट कीजिए, पूरा वही निकलेगा, आधा के लिए 8 निकलेगा। इधर से 8 का कीजिएगा तो 1/2 निकलेगा, क्योंकि 8/16 तो 1/2 0.5 मोल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में? ये स्टार फार्मूला, इससे पहले एक फार्मूला बताए थे, नंबर बराबर स्मॉल मतलब मोल बराबर बताए थे n अपॉन एन ए। यहाँ n बराबर बताए हैं W अपॉन mm। क्या बताए थे इससे पहले वाला फार्मूला? देखिए, नंबर के केस में n अपॉन एन ए, n अपॉन एन ए। मास के केस में W अपॉन mm, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। ये दोनों मोल का फार्मूला अभी तक मैं पढ़ चुका हूं। अब वॉल्यूम के केस में पढ़ेंगे, ठीक है? ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट नोट नोट। ये फार्मूला अभी तक हमने 2 फार्मूला पढ़ चुका है, अभी तक वॉल्यूम का यूज नहीं किया अपन, ठीक है? तो इसको फिर मिटा देते हैं। डस्टर से अच्छा से मिटता ही नहीं है। डस्टर से मिटाते हैं ना तो गंदा ही रह जाता है। तो डस्टर हल्का फुल्का कहीं बीच उच में मिटाने के लिए ज्यादा सही है। लंबा चौड़ा मिटाने के लिए कपड़ा ही ज्यादा सही। थोड़ा बहुत मिटाना हो तो डस्टर ठीक है, डस्टर खुद ही गंदा हो जाता है। कपड़ा को तो धो भी सकते हैं, डस्टर को थोड़ी धो पाएंगे। तो डस्टर में गंदा लगा ही रह जाता है, मार्कर का इंक लगा ही रह जाता है, ठीक है? तो इसलिए कपड़ा से मिटाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। बोर्ड बहुत बड़ा है, इसको मत छोटा मोटा समझिएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा है? देखिए मेरे हाथ से भी बड़ा, अरे बाबा, ठीक है? इधर देखिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस बोर्ड आज 2 ही क्वेश्चन आप करेंगे। एक ही है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल CO? What is the mass of 0.1 mole of CO? ठीक है? How many moles of H2O do weigh मतलब वेट 7.2 ग्राम? हाउ मैनी, इधर भी फुल प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, ठीक है? अब सॉल्यूशन करते हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द मास पूछा है, तो मास पूछा है तो W बराबर व्हाट, 0.1 मोल गिवन है, n बराबर मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मोल, ओके। CO तो मोलर मास भी पता है, CO का मोलर मास ऑफ CO कितना होता है? C और O, C का C612, ऑक्सीजन का 8 और 16, ठीक है? तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 ग्राम पर मोल हमें पता है, ओके। कार्बन का भी पता चल गया, ऑक्सीजन का भी। अब बताइए मास क्या होता है? मास बराबर व्हाट,
तो हमको पता है n बराबर जो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो n कितना है 0.1। मास कितना है, मास से तो पूछ रहा है, मोलर मास 28। तो आंसर कितना हो जाएगा 2.8 ग्राम। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O डू वे 7.2 ग्राम। तो सॉल्यूशन देखिए, बोल रहा है, समझ में आ रही है ना? इधर हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O डू वे 7.2 ग्राम। ओके सर जी, तो वेट दिया हुआ है, मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर व्हाट, जो जो बोल रहा है हम लिखते गए। मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स लिख दिए, n बराबर व्हाट, H2O है तो मोलर मास बराबर कहीं ना कहीं 18 है ग्राम पर मोल, क्योंकि H2O का 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का 16, तो 7.2 ग्राम। मास भी गिवन है 7.2 ग्राम। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास के केस में मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एन पूछ रहा है, मास कितना है, मास कितना है 7.2 ग्राम गिवन मास अपॉन 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। 18 चौको 72, 0.4 मरतबा कट गया, 0.4, ये भी ग्राम ग्राम उड़ गया, बट्टा मोल ऊपर जाएगा, 0.4 मोल ऑफ ऑफ कितना, किसका आ गया H2O। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, 0.4 मोल्स ऑफ H2O। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। देखिए, इस लेक्चर को फिर से रिवीजन करना है, ये सेकेंड लेक्चर था, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट लेक्चर प्लस सेकेंड लेक्चर दोनों को रिवीजन करना है। क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर कल जब भी आपने पढ़ा तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट लेक्चर आपके लिए फर्स्ट टाइम था। तो आपने पिछले दिनों पढ़े होंगे, अगर आपने पिछले दिन पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ डाउट आया होगा, लिखने के बाद भी सुनने के बाद भी थोड़ा बहुत डाउट बच गया होगा, पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आ रही होगी। तो पहली बार थी तो डाउट थोड़ा बहुत आई होगी। मेरा कोशिश रहता है 1% भी डाउट नहीं आने दे, 100% क्लियर करे। आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा, आप सब कुछ समझ गए, मान लीजिए सब कुछ समझ गए, फिर भी आज आपको थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, आज आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, उसको क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है। अगर आपको कल 1 घंटा एक चैप्टर को पढ़ने में लगा था या एक लेक्चर को पढ़ने में लगा था, तो आज आप फिर से पढ़िएगा उसी लेक्चर को, तो आपको आधा घंटा लगेगा। उसी लेक्चर के नोट्स को पढ़िएगा तो आधा घंटा लगेगा। फिर अगले जब तीसरा लेक्चर आएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को एक साथ पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तीनों को एक साथ पढ़ना है। क्योंकि जब आपको पहला लेक्चर पढ़ने का नोट्स पढ़ने में 1 घंटा लगा था पहली बार में, दूसरी बार में आधा घंटा लगा था, अब तीसरी बार पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं 10-15 मिनट ही लगेगा। जब चौथी बार पढ़िएगा तो फिर 5-7 मिनट लगेगा। जब पांचवी बार पढ़िएगा पहला लेक्चर को तो वो फिर आपका 1-2 मिनट में पेज पलटते ही आपसे होने लगेगा। ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा, जब पांचवा पढ़िएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांचों को पढ़ना है। तो आपका तब तक में पहला लेक्चर 4 बार रिवीजन हो गया रहेगा। जब छठा लेक्चर होगा तो पहला लेक्चर 6 बार रिवीजन हो जाएगा। और कोई एक ही चीज को 5-6 बार देखने के बाद वो चीज परमानेंट मेमोरी में चले जाती है। ठीक है, ये सब बात का ध्यान रखिए। और अगर आप फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ टीचर के बातों को सुनते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़िए, उनके अगर बातों को सुनते हैं, उनकी लिखावट पे ध्यान देने से ज्यादा फोकस करते हैं आप उसको लिखने पे नहीं, सुनने पे, हाँ सुनने पे देते हैं, तो फिर आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी जब आप नोट्स पढ़िएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मास्टर लिख रहा है बच्चे भी लिख रहा है, ले भाई इससे कुछ होनी जोनी नहीं है। फिर लिखना ही हो तो बहुत सारा किताबें रखी हुई है। अगर नोट्स ही चाहिए आपको तो पटना, कोटा, दिल्ली, कोटा और में तो नोट्स बिकते हैं, तो कोटा आइए, नोट्स लेके चले जाइए या ऑनलाइन बुक कर लीजिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। नोट्स में हर चीज लिखी रहती है। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका कॉपी, आपका मॉड्यूल, आपका डीपीपी, आपका नोट्स ये साथ में नहीं जाने वाला है, आपका दिमाग साथ में जाएगा। ठीक है, तो उस दिन के लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहिए। और कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ जाती है तो उसके लिए थैंक यू, या अपने इच्छा के अनुसार जो आपको इच्छा हो अच्छी चीजें आप कमेंट्स में लिख दीजिए। और
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है, आपके दोस्त, मान लीजिए आपका क्लासमेट है, कोई रिलेशन में है, तो उसको शेयर करने से उनका भी बेनिफिट होगा। अगर उनको बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोलेगा वो, क्योंकि आपने उसको शेयर किया है, फिर आपके थ्रू मुझे जानेगा। तो पहले तो धन्यवाद आपको देगा, भले बोल के ना दे, मन ही मन तो देगा ही, अरे भैया आपने शेयर किया था, अरे भाई आपने शेयर किया था, जिससे मेरा बेनिफिट हुआ, मेरे को भी समझ में आने लगी, मेरा भी होगा, जो मेरा व्यूज लाइक सब्सक्राइब थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और जितना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं थोड़ा बढ़ा दीजिए, बहुत कम ही है, हमको लग रहा है अभी 80 85 या 100 के आसपास है। ठीक है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर के लिए समय मत वेस्ट कीजिए इधर उधर में, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, कोई चीज़ की कमी लगे तो। अभी व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन लंबा चौड़ा व्हाइट बोर्ड है, दिखाई नहीं इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है, 6x4 फीट का है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।